आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है स्विट्जरलैंड की संघीय विशेषताएं। देखिए, स्विट्जरलैंड एक संघीय राज्य है। स्विट्जरलैंड की संघीय विशेषताओं का अध्ययन हम करेंगे निम्न बिंदुओं के माध्यम से, जैसे कि कैंटन एज नॉन सोवरेन यूनिट्स, यानी जो स्विट्जरलैंड की इकाइयां हैं जिनको कैंटन कहा जाता है वो गैर संप्रभु हैं। ये फेडरेशन एंड नॉट ए कॉन्फेडरेशन, वो है एक फेडरेशन है ना कि कॉन्फेडरेशन, यानी वो एक संघ है, परिसंघ नहीं है। और वो हाँ एक लिखित संविधान है, वो उस लिखित संविधान में शक्तियों का विभाजन पाया जाता है। और वो एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिड मतलब कठोर संविधान है। और इक्वलिटी ऑफ ऑल कैंटन, वहाँ सभी जो कैंटन हैं, वहाँ के जो सभी राज्य हैं, वो उनको एक समान मान्यता दी गई है। बायकैमरल फेडरल पार्लियामेंट इन विच द अपर हाउस रिप्रेजेंट द कैंटन एंड अदर्स। तो देखिए, वहाँ पे द्विसदनीय संसद है जिसमें जो अपर हाउस है, अपर हाउस जिसका नाम सीनेट है, वो कैंटनों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें सभी कैंटनों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहली विशेषता, जैसे कैंटन एज नॉन सॉवरेन यूनिट, यानी वहाँ पर जो वहाँ की संघीय विशेषता ये है कि सामान्य तौर से वर्तमान में जो 2000 में जो संशोधन हुआ है, इससे पूर्व तक वहाँ के संविधान में स्विट्जरलैंड को परिसंघीय करके, कॉन्फेडरेशन करके वर्णन किया गया था। अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन में बड़ा सूक्ष्म अंतर है। कॉन्फेडरेशन होता है जहाँ स्वतंत्र इकाइयाँ मिलकर संधि करके एक सरकार का निर्माण करती है, एक साझी सरकार का निर्माण करती है, और जिसमें उन इकाइयाँ पूरी तरह से अलग होने के लिए स्वतंत्र रहती हैं, यानी वो इकाइयाँ संप्रभु होती हैं। जबकि फेडरेशन में क्या होता है कि फेडरेशन में पहले संघ बनता है, बाद में फिर इकाइयाँ को बनाता है। तो कहने का मतलब यह है कि फेडरेशन में इकाइयाँ अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं होती। तो देखिए, स्विट्जरलैंड एक संप्रभु राज्य है जिसमें 20 पूर्ण कैंटन और 6 आधे कैंटन हैं। इन्हें 23 कैंटनों के रूप में गिना जाता है क्योंकि 6 आधे कैंटन मिलकर 3 पूर्ण कैंटन बनाते हैं। ये कैंटन गैर संप्रभु इकाइयां हैं जो एक साथ स्विस फेडरेशन बनाती हैं, गैर संप्रभु इकाइयां हैं। देखिए, उनके एकीकरण की प्रक्रिया 1291 में शुरू हुई, जब 3 कैंटन उरी, स्विज और ओडवेन के बीच एक गठबंधन हुआ, बड़ा सफल गठबंधन हुआ। उसके बाद फिर 1513 तक इस गठबंधन में और कैंटन जुड़ते गए और इनकी संख्या हो गई 13। और 1648 की वेस्टफेलिया संधि ने गठबंधन को एक परिसंघ के रूप में मान्यता दी। परिसंघ, कॉन्फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन का मतलब जो राज्य या इकाइयों ने आपस में मिलकर संधि करके एक साझी सरकार बनाई हो, उसको कॉन्फेडरेशन कहते हैं। और उसमें उन इकाइयों को अलग होने की स्वतंत्रता होती है। तो स्विट्जरलैंड की यहाँ तक परिसंघ था। 1618 तक वेस्टफेलिया की संधि तक एक परिसंघ के रूप में मान्यता दी गई थी। फिर क्या धीरे धीरे उसमें विकास हो रहा है। स्विट्जरलैंड की फ्रांसीसी विजय के बाद 1798 में एक एकीकृत हेलवेटिक गणराज्य की स्थापना हुई और एकीकरण हुआ, मतलब एकीकरण की ताकतों को और ताकत मिली इस प्रकार से। तो हेलवेटिक गणराज्य का पतन संघीय संधि के बाद हुआ, जिसने घोषित किया, फिर एक संघीय संधि हुई, उसमें हेलवेटिक जो गणराज्य बना था उसका पतन हो गया। और उस संघीय जो था उसमें ये कहा गया कि कैंटन अपनी आम सुरक्षा और सभी विदेशी आक्रामकता के खिलाफ अपनी स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के संरक्षण के साथ साथ आंतरिक शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एकजुट हो रहे हैं। अब ये संघ की ओर बढ़ता हुआ एक कदम है। जैसे ही हेलवेटिक गणराज्य का पतन हुआ, यहाँ तक एक कॉन्फेडरेशन के रूप में इकट्ठे हुए। कहाँ तक? हेलवेटिक गणराज्य तक। लेकिन संघीय संधि के बाद हेलवेटिक गणराज्य का पतन हुआ और राज्यों ने घोषणा की कि हम अपनी आम सुरक्षा और सभी विदेशी आक्रामकता के खिलाफ अपनी स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के संरक्षण के साथ साथ आंतरिक शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एकजुट हो रहे हैं। हाँ, फिर वियना की संधि
वेना की कांग्रेस ने स्विस संघ को मान्यता दी। इसके बाद 1815 में 6 और अधिक कैंटन परिसंघ में शामिल हो गए, जबकि 3 फ्रांसीसी कैंटन इसमें शामिल हुए और स्विट्जरलैंड 22 कैंटनों का एक संघ बन गया। यहाँ तक 1815 तक इसमें 22 कैंटन हो चुके थे। अब नेक्स्ट विशेषता है फेडरेशन एंड नॉट ए कॉन्फेडरेशन, यानी अब ये समझेंगे हम कि स्विट्जरलैंड एक कॉन्फेडरेशन नहीं है बल्कि एक फेडरेशन है। फेडरेशन यानी जो एक मजबूत संघ का निर्माण करता है। जो देखिए 1815 से 48 के बीच स्विट्जरलैंड ने एक संघ में पूर्ण एकता का समर्थन करने वाले रेडिकल और कैंटनों के अधिकारों और स्वतंत्रता की स्वायत्तता का समर्थन करने वालों के बीच एक गृह युद्ध हुआ। किन किन के बीच? एक तो ऐसे लोग जो संघ की पूर्ण एकता का समर्थन करते थे, यानी जो फेडरेशन बनाना चाहते थे, ऐसे रेडिकल कि हमारा देश एक मजबूत संघ बने, और दूसरा थे जो कैंटनों के अधिकारों और स्वतंत्रता की स्वायत्तता का समर्थन करने वाले थे। इनके बीच एक गृह युद्ध हुआ। इस गृह युद्ध में रेडिकलों की जीत हुई। रेडिकल यानी जो कैंटन यानी संघ को जो मजबूत बनाना चाहते थे उनकी जीत हुई, और इसको सोनबरबुंड युद्ध के नाम से जाना गया इतिहास में। और इस युद्ध ने स्विट्जरलैंड में 22 कैंटनों के संघ का एक मंच तैयार किया, और ये 1848 के संविधान के द्वारा पूरा किया गया। 1874 में केंद्र सरकार को और मजबूत करने और स्विट्जरलैंड को एक सच्चा महासंघ बनाने के लिए 1848 के संविधान का संशोधन किया गया 1874 में। बाद में स्विस परिसंघ के एक भाग के रूप में एक और कैंटन बनाया गया। इसने स्विट्जरलैंड को 23 कैंटनों का संघ बना दिया। हालांकि 1874 से 69 के दौरान अपने इतिहास की विरासत के कारण स्विट्जरलैंड को आधिकारिक रूप में एक परिसंघ के रूप में वर्णित किया गया। देखिए, अब जितने भी चरण हमने पढ़े हैं इनमें एक संघ का विकास हो रहा है, ना कि कॉन्फेडरेशन का। स्विट्जरलैंड कॉन्फेडरेशन से संघ की ओर बढ़ा। धीरे धीरे वहाँ पर संघ को मजबूत किया गया और इकाइयों को स्वतंत्र होने की छूट नहीं दी गई, उनको गैर संप्रभु बनाया गया इस मामले में कि वो संघ से अलग ना हो सके। तो लेकिन कहते हैं कि इसको 1874 से 1999 तक संविधान में कॉन्फेडरेशन के रूप में ही वर्णित किया गया, हालांकि लक्षण सारे के सारे फेडरेशन के थे। तो जब नया संविधान 2000 में बना तो स्विट्जरलैंड को एक महासंघ के रूप में, एक फेडरेशन के रूप में वर्णित किया गया, और संविधान के अनुच्छेद 1 में स्विस फेडरेशन, स्विस संघ शीर्षक है और इसमें उनके पूरे कैंटनों की सूची है। जैसे भारत के संविधान में है उसी प्रकार से इसमें भी है, भारत एक संघ है और उसमें इतने इतने राज्य, उसी प्रकार से इसके भी आर्टिकल 1 में स्विस संघ शीर्षक दिया गया है और उसमें उनके कैंटनों की सूची है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बताया गया है कि स्विट्जरलैंड एक संघ है, ना कि कॉन्फेडरेशन, और इसको नए जो संविधान में संशोधन हुआ है 2000 में उसमें और स्पष्ट किया गया है। लिखित संविधान एक सच्चे महासंघ की तरह, सच्चे संघ की तरह एक ट्रू फेडरेशन की विशेषता होती है कि उसका संविधान लिखित होता है। तो स्विट्जरलैंड का संविधान लिखित है, जिसके द्वारा शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो इस शक्तियों का विभाजन संघीय सरकार में और 23 कैंटनों की सरकारों के बीच में हुआ है, और स्विट्जरलैंड का संविधान वहाँ का सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, यानी उसका सर्वोच्च कानून है। कोई भी कैंटोनल संविधान में किसी भी तरह से स्विस संविधान के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता, यानी वहाँ के कैंटन, वहाँ स्विट्जरलैंड का संविधान है उसके खिलाफ कोई भी कानून नहीं बना सकते, उसके खिलाफ अपना संविधान नहीं बना सकते। इसमें स्विस फेडरेशन की प्रकृति और संघीय कैंटोनल संबंधों के बारे में विस्तृत वर्णन है, यानी कैंटन वहाँ पर राज्यों को कहा गया है। तो जो संविधान में वहाँ का स्विट्जरलैंड का संघ कैसा होगा, इसकी प्रकृति का, और संघ और राज्यों के संबंध कैसे होंगे, इसका विस्तृत प्रावधान किया गया है लिखित संविधान में।
अब है वहाँ पर शक्तियों का विभाजन। जो संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता होती है वो वहाँ पर संविधान में दी गई है। वहाँ पर अमेरिका की भांति शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो देखते हैं क्या है। स्विट्जरलैंड संविधान वास्तव में संघीय तरीके से फेडरेशन यानी केंद्र संघ और कैंटनों के बीच शक्तियों का एक विभाजन बनाता है। ये महासंघ की शक्तियों और महासंघ और कैंटनों की संयुक्त शक्तियों को निर्दिष्ट करता है। ये कैंटनों के साथ अवशिष्ट शक्तियों को निहित करता है। ये अवशिष्ट शक्तियां किसको देता है? राज्यों को, यानी कैंटनों को। कैंटन उन सभी विषयों के कानून और प्रशासन के संबंध में स्वायत्तता का आनंद लेते हैं जो महासंघ को नहीं दिए गए हैं। यानी यहाँ पर अमेरिका की तरह शक्ति विभाजन की वर्णन अपनाया गया है। जैसे अमेरिका में केंद्र सरकार की शक्तियों का वर्णन कर दिया गया है और जो बची हुई शक्तियां हैं वो राज्यों को सौंप दी गई हैं, यानी एक के लिख दी गई हैं और दूसरे की अवशिष्ट के रूप में सौंप दी गई हैं। तो महासंघ को राष्ट्रीय सामान्य हित और महत्व के विषयों के संबंध में शक्ति दी गई है। तो देखिए जो केंद्र सरकार है या जो संघ सरकार है उसको जो शक्ति दी गई है वो केंद्रीय महत्व की है, राष्ट्रीय महत्व की शक्ति दी गई है। जैसे रक्षा, विदेशी मामले, रेलवे, बैंकिंग, वाणिज्य, मुद्रा, इस प्रकार की जो शक्तियां हैं वो संघ सरकार को दी गई हैं। अब नया संविधान अब स्विस फेडरेशन की शक्तियों का बहुत विस्तृत तरीके से वर्णन करता है और उसके अनुच्छेद 54 से 135 तक इस प्रकार का वर्णन है। और कैंटन के पास अवशिष्ट विषय हैं और उन शक्तियों को बरकरार रखा है जिन्होंने महासंघ को नहीं दिया गया। अब कैंटन के पास क्या अवशिष्ट विषय है? अवशिष्ट क्या है? उसमें ये सिद्धांत अपनाया गया है कि एक की शक्तियों को लिख दो और बच गई हैं उनको दूसरे को दे दो। तो केंद्र के जो विषय हैं उनको लिख दिया गया है और बचे हुए को राज्यों को सौंप दिया गया है। तो देखिए कैंटोनल सरकारें कानून और व्यवस्था, चुनाव, सार्वजनिक कार्य, राजमार्ग, स्थानीय सरकार, सार्वजनिक शिक्षा और ऐसे ही अन्य विषयों का काम देखती हैं। और फेडरेशन और कैंटन दोनों को कुछ समवर्ती विषय बनाने की शक्ति दी गई है। यानी इसका वर्णन करने के बाद उसको समवर्ती सूचियों को भी वर्णन कर दिया गया है कि समवर्ती सूची में कुछ रखा गए हैं विषय, जैसे औद्योगिक स्थितियां, बीमा, प्रेस का विनियमन और शिक्षा, राजमार्ग और कुछ अन्य मामले शामिल हैं। हालांकि एक समवर्ती विषय पर संघीय कानून और किसी कैंटोनल के कानून के बीच संघर्ष होने की स्थिति में जो संघ के कानून हैं वही मान्य होते हैं। और शक्तियों के विभाजन के बारे में स्विस संविधान इस स्थिति को स्पष्ट रूप से बताता है कि कैंटन संप्रभु हैं। कहाँ तक संप्रभु हैं? जहाँ तक वो संघीय संप्रभुता नहीं है, यानी संघीय संप्रभुता के द्वारा, यानी जहाँ तक उनकी संप्रभुता संघीय संविधान द्वारा सीमित नहीं है। और इसी तरह वे उन सभी अधिकारों का उपयोग करते हैं जिन्हें स्थानांतरित नहीं किया गया है संघीय सरकार को। तो एक तरह से कहा गया है कि कैंटन संप्रभु हैं उन मामलों को जहाँ तक संविधान ने उनके लिए छूट दी है, उन मामलों तक। अगली विशेषता है संविधान कठोर है। स्विस संविधान वास्तव में संघीय संविधानों की तरह एक कठोर संविधान है। बिना लोकप्रिय अनुमोदन के संविधान में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। किसी भी प्रस्ताव को संघीय संसद या स्विस मतदाताओं को 1 लाख द्वारा शुरू किया जा सकता है। किसी भी जो प्रस्ताव हम संशोधन का रखते हैं उसको या तो संघीय संसद के द्वारा या स्विस मतदाताओं के 1 लाख प्रस्तावकों के द्वारा शुरू किया जा सकता है। स्विस वोटर्स के बहुमत के बिना और कैंटनों के बहुमत की सहमति के बिना स्विस संविधान में कोई संशोधन नहीं हो सकता। सभी कैंटनों की समानता है। देखिए वहाँ पर एक तरह से बायकैमरल यानी द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई है। जो वहाँ का उच्च सदन है, सीनेट है, उसमें सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। वहाँ कैंटनों की समानता है। तो यूएस फेडरेशन की तरह स्विस फेडरेशन भी सभी कैंटनों की संप्रभु समानता को स्वीकार करता है, चाहे वह बड़ा हो या छोटा हो। प्रत्येक पूर्ण कैंटन 2 प्रतिनिधि और प्रत्येक आधा कैंटन 1 प्रतिनिधि को स्विस फेडरल पार्लियामेंट के ऊपरी सदन सीनेट में भेजता है। चुनावों की विधि और उससे संबंधित सीनेटरों के कार्यकाल का निर्धारण करने का अधिकार कैंटनों को ही प्राप्त है।
सीनेट में सभी कैंटनों की समानता का सिद्धांत सभी कैंटनों की संप्रभु समानता का प्रतीक है। देखिए, जैसे बर्न के कैंटन की आबादी उरी के कैंटन से 30 गुना बड़ी है, फिर भी दोनों की सीनेट में बराबर सीटें हैं, दो दो सीटें होती हैं। प्रत्येक कैंटन के लिए एक अलग संविधान है। अन्य सच्चे संघों की तरह जैसे अमेरिका है, स्विस संघ भी प्रत्येक कैंटन के अधिकार को अपने स्वयं के अलग संविधान के रूप में मान्यता देता है। और इसमें केवल 3 शर्तें रखी गई हैं कि प्रत्येक कैंटन के संविधान को एक गणतांत्रिक संविधान होना चाहिए और ये किसी भी तरह से संघीय संविधान का विरोध या उल्लंघन नहीं कर सकता, यानी उसके ही अनुरूप संविधान होना चाहिए। यह एक लोकप्रिय वोट द्वारा संशोधन के होना चाहिए इसमें। और दोहरी नागरिकता, देखिए स्विस संविधान सभी लोगों को स्विट्जरलैंड की एक समान नागरिकता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त लोगों के पास अपने संबंधित कैंटन की नागरिकता है। दूसरे शब्दों में स्विस संविधान अमेरिका के संविधान की तरह डबल सिटीजनशिप के सिद्धांत को स्वीकार करता है। इन सभी विशेषताओं से स्पष्ट रूप से स्विस राजनीतिक प्रणाली की वास्तविक संघीय प्रकृति का पता चलता है। वास्तव में स्विस समाज एक बहुलवादी समाज है और स्विस संघवाद इस तथ्य को दर्शाता है। यह मुख्य रूप से 4 भाषा समूह हैं इसमें जर्मन, फ्रेंच, इतालवी और रोमन। और स्विस लोग स्वेच्छा से एक संघीय प्रणाली में एक राष्ट्र के रूप में रह रहे हैं। विविधता में एकता वहाँ की महत्वपूर्ण विशेषता है और वहाँ जो संघ का सभी लोग संघ को ताकत देने के लिए एकजुट हैं। वहाँ राष्ट्र की एकता के साथ क्षेत्रीय स्वायत्तता का बड़ा सुंदर समन्वय है। और हाँ, हालांकि संघीय सरकार की शक्तियों में वृद्धि की एक प्रवृत्ति देखी जाती है। तो हमने ये देखी स्विस संविधान एक संघीय संविधान है और वहाँ संघीय व्यवस्था की सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे वहाँ पर संविधान कठोर है, वहाँ पर संविधान लिखित है, वहाँ पर जो संसद है वो द्विसदनीय है और उस संसद के ऊपरी सदन में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। और वहाँ पे संविधान में जो संशोधन है वो कठोर ढंग से होता है। इस प्रकार से वहाँ पर संविधान में शक्तियों का विभाजन दिया गया है। ये एक संविधान मूल रूप से संघीय व्यवस्था की यही विशेषताएं होती हैं।